कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन को जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया। पीयूष जैन से पूछताछ के बाद आयकर विभाग को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। पीयूष जैन से पूछताछ के बाद आयकर विभाग को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन की आखिरकार गिरफ्तारी हुई। जीएसटी इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ चली लंबी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया। पहले उनकी संपत्ति को लेकर यह पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। गिरफ्तारी से पहले चली 120 घंटे की जांच और इस जांच के बाद कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी 50 घंटे की पूछताछ के बाद हुई। तमाम सवाल उनके सामने रखे गए, पैसे से लेकर जो उनके पास संपत्तियां हैं उससे जुड़े कई सवाल। यानी 120 घंटे आप समझिए जांच चली, 50 घंटे उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद आखिरकार पीयूष जैन से पूछताछ के बाद आयकर विभाग को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली। 16 बेशकीमती संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कारोबारी पीयूष की जहां एक तरफ देखिए गिरफ्तारी, वहीं कई करोड़ कैश बरामद हुआ है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया। बाकी की पूछताछ गिरफ्तारी के बाद होनी है। कई किलो सोना और चांदी भी जब्त है। सवाल यही कितनी संपत्ति, कैसे ये सोना चांदी और कैश जो उनके पास से बरामद हुआ है वो उन तक कैसे पहुंची। अब इन्हीं सवालों के साथ जांच आगे बढ़ेगी और ये जांच अभी ही आप समझिए 120 घंटे जांच चली, 50 घंटे पूछताछ हुई पीयूष जैन से और उसके बाद गिरफ्तारी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपया अलमारी में ठसा पड़ा था, वहां पर रखा हुआ था। उस पीयूष जैन की जिंदगी की बात करें तो वो भी अपने आप में तिलिस्मी कम नहीं थी। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां। एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है, बंडलों में रुपया पड़ा रहता है, तौल के हिसाब से सोना रखा हुआ है। वहीं दूसरी गाड़ी ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है, ये कानपुर के नंबर की गाड़ी है, यूपी 78 DS 7185। ये दोनों गाड़ियां, एक गाड़ी कानपुर के नंबर की, दूसरी गाड़ी कन्नौज के नंबर की, जो पीयूष जैन का पैतृक जिला है, जो मूल जिला है। इन दोनों गाड़ियों के अलावा कोई दूसरी गाड़ी पीयूष जैन ने यूज नहीं की। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घर में, जिस घर के अंदर DGGI की टीमों को, इनकम टैक्स की टीमों को जांच करने के लिए 120 घंटे लगे, लगभग 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ के बाद करोड़ों रुपया अलमारियों से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, बेशकीमती दस्तावेजों जो प्रॉपर्टीज थी उनके पेपर्स मिले हैं। इस पूरे घर की रखवाली के लिए इस घर में सिर्फ 2 नौकर, दोनों ही नौकर क्या चौकीदार अगर कहेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दोनों ही चौकीदारों को करीब 7,500 रुपये तनख्वाह, और सबसे अहम बात कि दोनों ही जो चौकीदार थे वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मतलब कि अमूमन नौकरों को बदलने की जो स्ट्रैटेजी थी वो पीयूष जैन की बहुत अहम थी कि घर में कोई पुराना नौकर रहेगा तो घर को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर के अंदर की हालात को बहुत अच्छे से समझ सके। यही वजह थी कि साल से 1.5 साल के अंदर वो चौकीदार बदल देता था। कोई घरेलू नौकर उसने कभी रखा ही नहीं। परिवार जब भी आए तो परिवार वो आता था, लेकिन इस पूरा किले में घर के अंदर ही रहता था ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना जा सके। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष देखिए, 50 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब इस गिरफ्तारी के बाद समझिए जांच तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन कई बड़े खुलासे भी होंगे और जाहिर तौर पर संभावना क्या आप इसकी भी देखते हैं कि और भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी जो सीधे तौर पर इससे संपर्क में थे, क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या उनकी भी आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि पीयूष जैन तो अभी शुरुआत है। इस पूरे तालाब की बड़ी मछलियां हैं पीयूष जैन, लेकिन उनके साथ के सहयोगी जो दूसरे व्यापारी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि
पीयूष जैन अकेले नहीं हो सकते हैं। करोड़ों रुपया एक घर के अंदर से बरामद हो और पीयूष जैन सिर्फ कह दें कि उनके कारोबार का है, तो ऐसा कौन सा कारोबार है? इत्र का कारोबार या इत्र और गुटखे के कारोबार से कितना फायदा हुआ? ये तमाम सवालात हैं। जाहिर सी बात है कि पीयूष जैन के साथ अब कानपुर के तमाम बड़े व्यापारी, चाहे छोटे व्यापारी हों, इत्र कारोबार से जुड़े हों या गुटखा व्यापार से, इनके ऊपर अब जीएसटी और इनकम टैक्स की जो इन्वेस्टिगेटिंग जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनकी निगाहें गड़ी होंगी और पीयूष जैन के बाद तमाम दूसरे बड़े कारोबारियों के भी अब नंबर आएंगे, जो चाहे वो जीएसटी चोरी का मामला कर रहे हो या फिर इनकम टैक्स चोरी का। क्योंकि पीयूष जैन की जिंदगी को देख करके किसी को शक ही नहीं हुआ। पीयूष जैन के घर पर जब छापेमारी की तो 120 घंटे तक जांच चली, 50 घंटे पूछताछ चली और रुपया अलमारियों में भरा पड़ा था। बंडलों के हिसाब से था, एक दो नोट की तरह नहीं। हम और आप एक दो नोट गिन के रखते हैं, वहां पे बंडल गिन करके रखे जाते हैं। एक बंडल 10 लाख और 15 लाख रुपए का बना हुआ था। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिल्कुल संतोष, और इसीलिए तो देखिए 120 घंटे जांच चली, 50 घंटे सिर्फ पीयूष जैन से पूछताछ हुई है। आगे बड़े खुलासे होने हैं क्योंकि इतना कैश, सोना चांदी जो बरामद हुआ, अब ये कैसे पहुंचा, क्या कारोबार था और कितने लोग इनके संपर्क में थे, अब ये जांच का विषय जिसको लेकर जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने सांप डसने की घटना को पूरी कहानी आज मीडिया को बताई है। मुंबई से सटे पनवेल के फार्म हाउस में कल सलमान को एक सांप ने डस लिया था और इसकी वजह से उन्हें करीब 7 घंटे अस्पताल में रहना पड़ा। पूरी कहानी सुनिए सलमान की जुबानी। एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने ये फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर चावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो। तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको, वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। और बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा के बेमुरवत है, तो ठुस ठुस 3 बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी है, तो उसने काट लिया। अब
बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। जमकर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई, जबकि टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे। बर्फ ने ऐसा श्रृंगार किया कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया। घरों पर बर्फ की परतें, रास्तों पर बर्फ की चादर, कारों पर बर्फ की सफेद मोटी परत। लेकिन इतना काफी नहीं है। तस्वीरों में देखिए, बर्फबारी जारी है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपता दुगलबिट्टा की तस्वीर है। ऐसा लगता है प्रकृति पुराने साल को बर्फीली विदाई दे रही हो, या फिर नए साल के स्वागत में बर्फीली कालीन बिछाई जा रही हो। चोपता में सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों ने चोपता का रुख करना शुरू कर दिया है। 31 दिसंबर तक के लिए चोपता के सभी होटल लॉज पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी की यह तस्वीर देखिए। कुदरत की खूबसूरती देखते ही बनती है। मुनस्यारी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। ये उत्तराखंड के औली की तस्वीर है। पिछले कई दिनों से यहाँ का नजारा ऐसा ही बना हुआ है। बर्फबारी के बीच औली पर्यटकों से गुलजार है। औली में कल जमकर बर्फबारी हुई है। कल सुबह तक यहाँ जबरदस्त धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और औली में झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई। कल औली में 4 इंच तक की बर्फबारी दर्ज की गई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए यहाँ पहले ही बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं। बर्फबारी ने मानो उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। औली में बर्फबारी का काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नजारा देखना चाहते थे वो लोग आज औली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। जो स्नोफॉल अभी ताजा हो रही है यहाँ पे, बहुत मजा आ रही है और हम इधर 5 दिन और रहने वाले हैं, तो हमको स्कीइंग सीखना है, तो हम स्कीइंग सीख के जाएंगे यहाँ से। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र का नजारा भी अलग नहीं है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्फ ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। यमुनोत्री में कल 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई, जबकि हर्षिल मुखवा और गंगोत्री में बर्फ की करीब 3 इंच मोटी चादर बिछ चुकी है। हर्षिल को गंगा जी का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। भारी बर्फबारी से समूची गंगा घाटी बर्फ की मोटी परत से ढक गई। उत्तराखंड की तरह बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश के नरकंडा की तस्वीर है। कल जब बर्फबारी शुरू हुई तो टूरिस्ट गाड़ियां रोककर सड़क किनारे बर्फ का मजा लेने लगे। टूरिस्टों के लिए ये मानो ख्वाब पूरे होने जैसा था। हम दिल्ली से आए हैं नारकंडा स्पेशल स्नोफॉल के लिए और आज बहुत अच्छी बर्फबारी यहाँ हो रही है। नज़ारा जो है देखने का है, बहुत ही मस्त नज़ारा है। यहाँ पे आज स्नोफॉल हुआ है बहुत सारा, तो जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आए हैं और टूरिस्टों को भी यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला है, जिससे वो लोग बहुत खुश हुए हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की। पुंछ में हिमपात का ये दौर जारी है। 24 दिसंबर से यहाँ बर्फबारी शुरू हुई है। तब से आज तक ये दौर थमा नहीं। हालात ऐसे हैं कि लगातार पारा गिरता जा रहा है। लोगों की आवाजाही पर संकट बढ़ गया है। ये तस्वीर मुगल रोड की है, जो बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है। साफ है, एक तरफ बर्फबारी टूरिस्टों के लिए मौज लाती है, तो स्थानीय लोगों के लिए आफत। आज तक ब्यूरो।